हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th जीव विज्ञान से दूसरा चैप्टर मानव जनन। हाँ दोस्तों, आज हम मानव जनन लेके आए हैं। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके जीवन में भी अप्लाई करता है। यह एक ऐसा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो जब चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसके क्वेश्चन भी सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि चित्र के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चित्र के साथ लेके आया हूँ आपका सभी सभी क्वेश्चन का आंसर, यानी सभी प्रश्न के उत्तर आपके चित्र या डायग्राम में ही आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी समझने में लिए। आपको छोटा छोटा प्रश्न का जो है कि आंसर इस फिगर में, इस चित्र में ही मिल जाएगा। ठीक है, 110% गारंटी है कि यही प्रश्न आएगा, क्योंकि यह ऐसा चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इससे ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम जो है कि आगे बढ़ पाएंगे और आपके लिए ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे आपको। ठीक है, और ख़ुद को भी अपडेट करते रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका पहला प्रश्न है, नर यानी पुरुष के जन्म तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और ये ज़रूर से आएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आगे। देखिए, ये रहा आपका फिगर। ठीक है, इस तरह का फिगर है आपका। आपको जो है कि इसमें आपको समझना है और ध्यान दीजिए इसको और अच्छे से पूरे फोकस के साथ समझिए। ठीक है, तो ये आपका रहा नर का जननांग तंत्र है। ठीक, इसमें देखिए ये आपका ऊपर जो दिख रहा है इस तरह का, ये आपका मूत्राशय है। ठीक, जहाँ पे आपके पेशाब यहाँ पे एकत्रित होती है और समय समय पे इस नली के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ठीक, और यहाँ पे ये देखिए, ये आपका जो दिख रहा है ये एक शुक्राशय है। ठीक, इसे शुक्राशय कहते हैं। यहाँ से शुक्राशय का क्या कार्य होता है, यहाँ से जो कि आपका स्पर्म आके इसमें एकत्रित होता है। ठीक, आपका शुक्राणु जो होता है स्पर्म, वही आके यहाँ पे भरता है और समय समय से इस नली के माध्यम से आप बाहर त्याग देते हैं। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है ये शुक्रवाहिका है। शुक्र स्पर्म बनने के बाद इसी रास्ते के माध्यम से, इसी नली के माध्यम से आपका शुक्राशय तक जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये अधिभिषण कहते हैं इसे। ठीक है, अधिभिषण कहते हैं, जो कि स्पर्म बनने के बाद पहले यहीं पे जाता है, इसी के माध्यम से ही, शुक्रवाहिका के माध्यम से ही आपका पहुंचता है। ठीक, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका वृषण होता है। ठीक, ये वृषण होता है और ये वृषण के अंदर ये जो आपको दिख रही है ये शुक्र जनन नली होती है, यानी इस नली में ही आपका शुक्राणु बनता है। ठीक है, ये जो किस तरह बनता है हम आगे देखेंगे और इस नली को पूरे डिटेल से हम देखेंगे, क्योंकि आपका इसमें निषेचन के लिए स्पर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम स्पर्म को अच्छे से देखेंगे किस तरह बनता है ये। ठीक, और यहाँ पे ये आपका जो दिख रहा है ये आपका शिश्न होता है। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रही है ये एक वल्वोयूथ्रल ग्रंथि होती है। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे ये है आपका पोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक, ये पोस्टेट ग्रंथि होती है जो हर नर में पाई जाती है। ठीक है, ये रहा आपका नर जनन तंत्र, और ये नली जो है इसी के माध्यम से मैं पहले भी बताया हूँ, यहाँ से आपका पेशाब
और यहाँ से स्पर्म इसी नली के माध्यम से आता है। ठीक है, तो आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आपको ये आ जाता है 3 नंबर में कि आप नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो बस केवल आपको इस तरह चित्र बना के छोड़ देना है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में लिखने के लिए आएगा, अगर 5 नंबर में आएगा, तो आपको ये जो दिख रहा है जो मैं बताया हूँ, इसी को आपको बस केवल लिख देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि शुक्र जनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्र जनन नलिका की खड़ी काट एवं खड़ी काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, वही शुक्र जनन नली है जो वृषण में पाई जाती है। इस वृषण में जो पाई जाती है उसी को हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तो इसको काटूंगा मैं, पहले काट के आपको इस फिगर बनाया हूँ। इसमें जो है कि आपको समझ में आएगा किस तरह होता है इस नली के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका, ये नली है। ठीक, ये नली आपको इस तरह मैं इसको काट दिया हूँ तो ये इस तरह दिखती है। ठीक है, ये जो ये बीच में दिख रहा है ये इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए केवल और केवल आपको इसमें बनाया हूँ। ठीक, इसमें आपको दर्शाया हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस नली के अंदर में ये होती है कोशिका। ठीक, 3 लेयर कोशिका इसमें पाई जाती है। ठीक है, जो पहली लेयर को होती है, जो पहला स्तर पे होती है, उसे हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आती है वह द्वितीय शुक्राणु कोशिका होती है, और तीसरे नंबर पे जो आएगी तीसरी पे वो होगी पूर्व शुक्राणु कोशिका। ये कोशिका वो कोशिका होती है, यही कोशिका जो है कि आपका शुक्राणु बनती है, यही स्पर्म में बन जाती है। ठीक, और इनके बीच बीच में ये चप्पल जैसी मतलब संरचना होती है जिसे हम सर्टोली कोशिका कहते हैं। ठीक, अब सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है? सर्टोली कोशिका का यह कार्य होता है कि यह शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु को भोजन प्रदान करती है। ठीक है, और इन नली के बीच बीच में आपका इस तरह लीडिंग सेल पाई जाती है, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। ठीक, जो कि यह नर हार्मोन्स को स्रावित करती है। यानी जब आपका हार्मोन्स ही रिलीज नहीं होगा तो आपका स्पर्म बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यानी शुक्राणु नहीं बनेगा। ठीक है, इन लीडिंग कोशिका जो होती है इसका कार्य होता है नर हार्मोन्स को स्रावित करना। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एंड्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये आपका नर हार्मोन्स होता है। ठीक है दोस्तों, यही जो है कि आपका स्पर्म इस तरह बनता है। और ये जो तीसरी सेल है यही जो है कि स्पर्म देखिए इस तरह शुक्राणु बनती है। ठीक, ठीक है, इस तरह जो है कि आपका शुक्राणु बनता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर जरूर चलते हैं, उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, किस तरह अगर आपका आ गया क्वेश्चन में तो आप मतलब इतना बना के छोड़ देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा पूरा। ठीक है, आधा नंबर मिल जाएगा। तो इसको देखिए थोड़ा लिखेंगे हम, तो देखिए इस तरह मैं लिख के लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए या तो वीडियो में ही इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वृषण की आंतरिक संरचना में लगभग 250 पालियां दिखाई देती हैं। पालियां वही थी दोस्तों जो आपके अधिविषण मतलब की तरह जो इस तरह बना था नली की तरह, वही पालियां में होती हैं, पालियां में ही नली बनती है। ठीक है, प्रत्येक नली में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। जो मैं आपको दिखा रहा था कि देखिए मैं समझाने के लिए बस इसमें बनाया हूँ, ये भी शुक्र नली होती है। ठीक, वो है प्रत्येक शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य शुक्र जनक कोशिका पाई जाती है जो परिपक्व होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और इनके बीच में सर्टोली कोशिका होती है जो शुक्राणु को भोजन प्राप्त करती है, तथा लीडिंग कोशिका भी पाई जाती है जो नर हार्मोन्स को स्राव करती है। ठीक है, वही बताया गया है जो मैं आपको बताया हूँ चित्र के माध्यम से। बस जब मैं जो बताता हूँ उसको आप लिख देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये गारंटी है इसी तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब तक तो हमने शुक्राणु को बनाया, अब हम देखेंगे शुक्राणु को डिटेल में। ठीक है, स्पर्म को, ये भी इस तरह का ही क्वेश्चन आपके आता है। आप हो सकता है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मनुष्य के शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए हम शुक्राणु का एकदम डिटेल में स्वच्छ और नामांकित चित्र देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका रहा स्पर्म, शुक्राणु ये रहा आपका। ठीक है, इस तरह का आपका शुक्राणु होता है। ठीक, ये देखिए इसका सिर होता है, सिर, ये होता है हेड, हेड होता है ये। इसमें देखिए इसके मुख के तरफ एक्रोसोम होता है जो अग्रपिंडक के रूप में होता है। यही आगे जो कि ओवम में जाता है, किस तरह आगे जाता है, किस तरह फ्यूज होता है, किस तरह निषेचन होता है, हम आगे जरूर देखेंगे। ठीक है, और ये बीच में जो होता है ये केंद्रक होता है। ये केंद्रक यानी अगुणित होता है। ठीक है, ये अगुणित होता है। ठीक, जो आगे ओवम भी अगुणित होता है, दोनों मिलकर द्विगुणित होते हैं, तभी जाके जाइगोट बनता है। यही इसका केंद्रक ही मेन होता है। सभी लोग जानते हैं सेल का इम्पोर्टेंट क्या होता है, केंद्रक। ठीक, और उसके बाद ये आपको इतना, ये इसका ग्रीवा दिख रहा है, ग्रीवा यानी गर्दन, स्पर्म का ये ग्रीवा हो गया। ठीक, ये बीच का मध्य खंड भाग होता है, मध्य खंड भाग। ठीक, ये, और ये बीच में ये जो दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो स्पर्म को मूव करने में ऊर्जा प्रदान भी करता है। ठीक, और ये इसका पूंछ हो गया। स्पर्म को समझने के लिए आप अपने को देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप अपने आप को देख सकते हैं। ऊपर आपका सर होता है, बीच में आपका वो फेफड़ा किडनी वगैरह होता है, फिर नीचे पूंछ यानी आपका पैर होता है। ठीक है, तो देखिए हम कुछ पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, ताकि अगर आपका आ गया स्पर्म में चित्र के साथ संक्षिप्त वर्णन करना, तो मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया हूँ इसमें से, स्पर्म में से, तो आप इस पे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो शुक्राणु को चलने के लिए ऊर्जा देता है। ठीक, ये होता है। और ये क्रोमोसोम, ये तो एक तरफ का मतलब रिलीज करता है हार्मोन, जो कि अंडाणु को भेदने में, जब अंडाणु आप देखेंगे तो वहाँ पे किस तरह तोड़ता है ये देखेंगे हम। ठीक है, एक्रोसोम अंडाणु को भेदने में भाग लेता है। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात, निषेचन में केवल एक ही शुक्राणु की आवश्यकता होती है। देखिए, निषेचन के प्रक्रिया में ढेर सारे शुक्राणु जाते हैं, लेकिन उसमें से सभी शुक्राणु मतलब नहीं अंडाणु में जा पाते, केवल एक ही शुक्राणु जा पाता है। ठीक है, तो ये होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा, यहाँ पे देखिए, अब तक तो था हम लोग नर के बारे में पढ़े। ठीक है, मानव जनन यानी मानव की एक नई उत्पत्ति के लिए एक हम लोग सिस्टम जो है कि एक एक नर होता है, एक मादा होता है, इन्हीं दोनों की मदद से एक तीसरा मानव यानी जनन मतलब नए शब्द या जाति की उत्पत्ति, नए जनन मतलब ही होता है बनना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मादा स्त्री के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अब तक ले तो हमने मेल यानी नर के बारे में पढ़ा, किस तरह नर का वो वो होता है। उसके बाद हम स्पर्म को लिए, अब हम मादा के बारे में पढ़ेंगे। मादा के बारे में पढ़ने के बाद फिर अब हम जाके निषेचन कराएंगे। ठीक, तो देखिए मादा का जनन तंत्र किस तरह होता है। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका मादा जनन तंत्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है आपका गर्भाशय। ठीक, इस गर्भाशय की दीवार में 3 परत होती है। ठीक, इस गर्भाशय की दीवार में 3 परत भी पाई जाती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एक्टोन। ठीक है, ये इस तरह का जो दीवार है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में, इन दीवार का क्या कार्य होता है। ठीक, इनमें गर्भाशय में 3 दीवारें भी पाई जाती हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह ये जो आपका है, ये आपका यहाँ पे एक तरफ ही देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे अंडवाहिनी होता है ये, और इनके बीच में एक ये जगह जो दिख रहा है, इसे हम एम्पुला कहते हैं। ठीक, एम्पुला कहते हैं। एम्पुला का क्या, यहाँ पे, यहाँ से मतलब अंडाणु और स्पर्म दोनों आके यहीं पे मिलते हैं।
ठीक है। यहीं पे इनका निषेचन की प्रक्रिया यहीं पे पूरा होती है। जब निषेचन की प्रक्रिया यहाँ से पूरा हो जाती है तब यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद तब जाके यहाँ गर्भाशय में जाता है, और गर्भाशय में जाने के बाद ये गर्भाशय की जो अंतिम परत होती है एंडोमेट्रियम, इसमें जाके चिपक जाता है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम फीमेल ऑर्गन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। ये होता है। बाकी ये जो आपकी अंगुली जैसी संरचना होती है जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी मतलब इसका कार्य होता है जो कि आपका अंडाशय होता है, इस पे आपका बैलेंस रहता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए गर्भाशय से ये आपका यहाँ पे वेजाइना होती है, योनि होता है जो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है। ये होता है मादा जनन तंत्र, ये है आपका, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने मादा जनन तंत्र देख लिया। अब हम इसमें मुख्य अंग जो होता है अंडाशय, जो हमने देखा जहाँ से अंडा बन रहा था, ओवम बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, अंडाशय का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय एक मुख्य अंग होता है, ठीक है, जो कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनता है, ज़्यादा, ठीक। तो हम चलिए अंडाशय को देखते हैं, ठीक। ये रहा आपका अंडाशय, यहाँ पे देखिए, देखिए अंडाशय, अंडाशय देखिए इस तरह का होता है। जैसे कि हम वहाँ पे मेल ऑर्गन में देखे थे कि शुक्राणु किस तरह बन रहा था, हमने वृषण का जो है कि एक अलग से फिगर लिया था, उसमें स्पर्म बनाया था, शुक्राणु बनाया था। अब हम मादा का ये ले रहे हैं अंडाशय, इसमें देखेंगे कि अंड कोशिका कैसे बनती है, ओवम किस तरह बनता है। तो ये रहा आपका, यहाँ पे जो होती है पहले अंड जनन सेल होती है, ठीक है। अंड जनन सेल होती है, ये तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट इसमें है कि ये टूयन होती है। क्या होती है, ये दो गुणित होती है। अब दो गुणित से अगुणित कैसे बनती है, इसके बीच में देखिए किस तरह बन जाती है। तो ये देखिए आगे चल के ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह का प्राथमिक पुकट पुटक में बनती है, ठीक है। इसमें अभी देखिए कहीं पे भी मतलब ये बीच में जो होता है केंद्रक यही बड़ा होता है धीरे धीरे। उसके बाद इसमें थोड़ा से कुछ दिन बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का थोड़ा सा अंडर सेल बनता है, और ये तीन तरह का मतलब तीन लेयर से यहाँ पे तीन सेल से बना होता है, जो यहाँ पे द्वितीय पुटक में होता है। अब तृतीय पुटक में क्या होगा कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो देखिए यहाँ पे तृतीय पुटक में, या ग्राफेन फॉलिकल भी इसे कहते हैं हम, तो इसमें देखिए ओवम बन के रेडी हो जाता है, बस एक दीवार की वजह से जुड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन आगे जाते जाते ये अंडाणु, ये ओवम बाहर निकल जाता है, ठीक है। तब जाके यहाँ पे एक ये यन हो जाता है, और यहाँ पे देखिए ये जो संरचना दिख रही थी कार्पस लुटियम के रूप में, यहाँ पे आ जाती है, ये आगे बढ़ जाती है और ओवम इधर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कार्य क्या होता है, ये देखिए ये कार्पस लुटियम आपका जैसे कि वहाँ पे था लेडिंग सेल जो है कि आपका नर हार्मोन्स रिलीज करती थी। अब कार्पस लुटियम का कार्य होता है कि ये मादा हार्मोन्स रिलीज करती है। मादा हार्मोन्स में इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है, यही हार्मोन्स की वजह कि आपका अंड सेल बनते हैं, ठीक है। अंडा आपका अंडाणु आपका बनता है, ठीक। उसके बाद आगे यहाँ पे जाता है श्वेतकाय, और ये ब्लड के माध्यम से बाहर हो जाता है, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है ये रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, ठीक, इसमें ब्लड सरफेस होता है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। देखिए अंडाणु के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, फिगर बनाने में ही काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, तो नहीं तो इसको अच्छे से देखिए, ठीक। देखिए अंडाशय को स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंश कहा जाता है। अंडाशय अंडाणु व कई अन्य हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करते हैं। यह एक जोड़ी अंडाशय मादा के उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय स्नायुओं द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। हमने फिगर में देखा सभी जो है कि जोड़ी में थे, अंडाणु भी जोड़ी में था, अंडवाहिनी भी जोड़ी में थी, ठीक, फिम्बरी भी जोड़ी, तो ये जोड़ियों में होता है। लेकिन अंडाशय इसका मुख्य भाग होता है जो
इसको हम फर्स्ट लैंगिक मतलब फर्स्ट प्राथमिक लैंगिक अंश कहते हैं इसे, क्योंकि ये अंडाणु जिस तरह वृषण इंपॉर्टेंट होता है इस तरह ये अंडाशय भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब हमने बना लिया यहाँ पे अंडाणु। अब हम देखेंगे अंडाणु को डिटेल में, जिस तरह हमने शुक्राणु को डिटेल में देखा था। चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए, उससे देखने से पहले पहले तो हम थोड़ा सा और एक प्रश्न है जो आपके मादा के जो है कि जनन की प्रक्रिया, जनन अंग है। ठीक, यहाँ पे देखिए, मादा के स्तन ग्रंथि पर टिप्पणी कीजिए तथा स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो हम चित्र में ही आपको पूरा आंसर बताएंगे, लेकिन आपको लिखना भी इसमें बताया है, क्योंकि इस तरह का ही क्वेश्चन, इस तरह का ही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में देखेंगे हम। तो यहाँ पे आपका रहा फिगर। ठीक है, फिगर ये रहा आपका, ये आपकी स्तन ग्रंथि रही। ठीक है, इस तरह का हमने इसको एक साइड से काट के लाया है, जो आपको दिखाया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए, ये आपका जो होता है, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपकी रिब्स मतलब पसलियाँ की हड्डियाँ होती हैं ये। ठीक है, और इस पसलियों के और स्तन ग्रंथ के बीच में मांसपेशी होती है, जिसे हम अंतर पशुक मांसपेशी कहते हैं। और एक स्तन ग्रंथि में ही, उसके किनारे पे ही ये जो मांसपेशी होती है काफ़ी कठोर होती है, जिसे हम पेक्टोरियल्स मांसपेशी कहते हैं। ठीक है, अब हम स्तन ग्रंथि के अंदर देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरह का जो आपको ये दिख रहा है, ये नली, ये स्तन कूपिका होती है। इस स्तन कूपिका में ही दुग्ध का मतलब हार्मोन्स की वजह से दुग्ध बनता है। ठीक, और यहाँ पे बनने के बाद यहाँ से एक स्तन नली होती है, इसके माध्यम से मिल्क आगे आता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्तन कोशिका है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जो बहुत होती हैं यहाँ पे। इसे हम स्तनपाली या ग्लोब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह एम्पुला में इस एम्पुला था, और वहाँ पे हम नर ऑर्गन्स में देखे थे कि शुक्राशय था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि तुम्बिका है, तुम्बिका यहाँ पे भी मिल्क एकत्रित होता है। ठीक है, मिल्क एकत्रित होता है, और जब बेबी इसको एब्जॉर्ब करता है मतलब सक करता है, तब यहाँ से ये बाहर निकलता है दुग्ध वाहिनी के माध्यम से। ठीक, और ये आपका निप्पल होता है। ठीक है, जो बेबी इसको पकड़ आसानी से पकड़ पाता है। ठीक, और इस तरह की जो यहाँ पे एक संरचना दिख रही है, ये इसे एरियोला कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये आपको देख रहा है, ये आपका क्या होता है, यही वसा संचय होता है। ठीक, वसा संचय यानी इसका मतलब ये कुछ फैट्स होते हैं जो आपके स्तनपाली को से मतलब बचाता है। अगर देखिए यहाँ पे अगर ये सेल ना होती, अगर ये वसा ना होता, तो क्या होता, यानी कि अगर इस पे प्रेशर पड़ता यानी दबता ये जब, तो इसमें स्तनपालियों में ये चोट आ जाती है। चोट आ जाने के कारण इसमें थोड़ा सा आपका जो चोट आने की, इसका चोट ऐसा होता है मतलब जल्द से ही कैंसर का रूप ले लेता है, जिससे घातक बीमारी हो जाती है। ठीक है, कैंसर एक घातक बीमारी होती है। ठीक, इसलिए ये इसका जो वसा संचय यानी ये फैट्स इसको संचय करता है, यानी सेविंग यानी बचाता है इसको। ठीक है, बाहरी आगाज से बचाता है। ठीक, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके आंसर को थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे आपका रहा, प्रत्येक स्तन में लगभग 15 से 20 ग्लोब्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ग्लोब्स क्या है फिगर में ही। और इन्हीं लोब्स के स्तन कूपिका, इन्हीं को मतलब इसमें लोब्स में ही स्तन कूपिका पाई जाती है। ठीक है, और ये स्तन नलियों में खुलता है, और ये स्तन नली एम्पुला से होती हुई दुग्ध वाहिनी में खुलती है, और दुग्ध वाहिनी निप्पल से बाहर आती है। ठीक, तो ये रहा इसके बारे में। अब हम आगे देखेंगे, अंडाणु को बनाएंगे, क्योंकि अब हम नर के जो है कि जनरल ऑर्गन्स को देख चुके हैं। ठीक है, अब हम अंडाणु के बारे में देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रश्न रहा आपका,
इस तरह का ये आएगा। अंडाणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो हम अंडाणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये रहा आपका अंडाणु, ये रहा, देखिए ये अंडाणु आपका है। ठीक, ये बीच में आपको ये केंद्रक होता है, हर सेल में आपका केंद्रक होता है। ठीक, और ये आपको जो लेयर दिख रहा है इसे जोना पेलुसिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक ध्रुवीय पिंड होता है। तीसरा स्तर जो होता है हाइलुरोनिक अम्ल होता है। इसके बाहर बाहर जो मतलब सेल्स होती हैं, जो इसके सेविंग्स मतलब सेल्स होती हैं, उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। स्पर्म जब आता है, इससे मिलता है, तो इन सभी लेयरों से इसको युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, इसी जहाँ पे ये एक्रोसोम ये होता है स्पर्म के मुंह पे, यही ये भी जो है कि आपका हार्मोन्स रिलीज कर सॉरी मतलब यहाँ पे अम्ल निकालेगा, तब जाके पहले इसको जोना रेडिएटा को कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा, फिर जाके हाइलुरोनिक अम्ल को तोड़ेगा, उसके बाद जोना पेलुसिला को तोड़ेगा, तब जाके केंद्रक के पास पहुँचेगा इसका केंद्रक। ठीक है, वो हम देखते हैं आगे। अब हमने जो है कि फीमेल ऑर्गन्स के बारे में देख लिया, और ओवम किस तरह बनता है ये भी हमने जान लिया। हमने ओवम बना लिया और स्पर्म बना लिया। अब हम इसको मतलब फ्यूज कराएंगे, इसका जो है कि निषेचन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। चलिए हम आगे कराते हैं इसको। ठीक है, तो अगला प्रश्न के रूप में आता है आपका, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, 8वां प्रश्न के रूप में आया है, निषेचन की प्रक्रिया को बताइए। एक देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, निषेचन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न में आपको वह प्रश्न मिल जाएगा। जैसे कि निषेचन में क्या आता है कि निषेचन की प्रक्रिया मतलब निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो आपको इस तरह लिखेंगे कि शुक्राणु का अंडाणु से मिलना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह आप लिख देंगे। लेकिन हम इसके प्रक्रिया में देखेंगे कि किस तरह निषेचन होता है पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे किस तरह होता है निषेचन। ये रहा आपका, यहाँ पे देखिए ये रहा, काफ़ी ज़्यादा आपको देखने में अट्रैक्टिव लग रहा होगा, बहुत ही मेहनत से ले आया हूँ मैं। तो एक तरफ यहाँ पे रहा आपका बोभम और इधर आपका रहा स्पर्म। ठीक, तो ये दोनों को इसके लेयर को तोड़ने के लिए इस एक्रोसोम में यहाँ से देखिए ये निकलता है एक्रोसोमल लाइसिन। अब इन लाइसिन में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये दोनों आपस में पहुंचते हैं तो यही प्रक्रिया होती है। एक्रोसोम लाइसिन निकालेगा और इन लाइसिन में आपका 3 प्रकार का जो है कि लाइसिन निकलता है। ठीक है, और तो जो आपको स्पर्म को किस तरह भेजता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आ गया जोनल लाइसिन। ठीक, जोनल लाइसिन जो निकलेगा, ये आपको जोनल लाइसिन आपको क्या करेगा, सबसे पहले तो ये नहीं, पहले ये काम करेगा कोरोना पेनिटेटियम कोरोना पेनिटेटियम एंजाइम्स। ये आपको क्या करेगा, पहले बाहर ये पड़ता है कोरोना रेडिएटा, तो ये इसको तोड़ेगा। ठीक है, इसको तोड़ देगा, इसको काट देगा। ठीक, उसके बाद दूसरे पे आपका क्या काम रहेगा, दूसरा जो लेयर आपका निकलता है इस अंडाणु में कि ये हाइलुरोनिक अम्ल, इसके लिए हमारा स्पर्म में से एक्रोसोमल लाइसिन के माध्यम से यहाँ देखिए हाइलुरोनिडेज, ये आपका एंजाइम निकलता है जो इसको तोड़ देगा। अब ये ख़त्म और ये ख़त्म। ठीक, अब बचा बस केवल ये। अब इस लेयर को तोड़ने के लिए हमारा जोनल लाइसिन है जो जाएगा इसको तोड़ देगा, बस आपका केंद्रक मिल गया। तो ये इधर से ख़त्म हो गया तो इसका केंद्रक निकला। ठीक, और इधर से इसका केंद्रक निकला, तो ये दोनों निकल करके 1n + 2n, अब ये 2 गुणित हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नहीं दिख रहा था क्या आपको, यहाँ पे देखिए इसको तोड़ दिया। ठीक, इसको ये तोड़ दिया, इसको ये तोड़ दिया, इसको ये तोड़ दिया। अब अंडाणु अंडाणु मिल गए तो n यहाँ पे हो गए 2n हो गए। ठीक, अब ये 2n ही नहीं रहे, अब ये बन चुके हैं जाइगोट। ठीक, अब ये जाइगोट बन चुके हैं।
ठीक, तो हमने अब स्पर्म, शुक्राणु और ओवम, अंडाणु को भी फर्टिलाइजेशन करा दिया, हमने जाइगोट भी बना लिया। अब चलिए देखिए जाइगोट किस तरह भ्रूण में बनता है और किस तरह फीटर के बाद बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जाइगोट बना लिया। अब जाइगोट बनने के बाद कहाँ जाता है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अब हम बताते हैं जाइगोट बनने के बाद वह गर्भाशय में जाता है, ठीक है, गर्भाशय में जाता है। तो अब हम वो प्रक्रिया बताते हैं। तो आपका क्वेश्चन रहा यहाँ पे, देखिए गर्भाशय से आप क्या समझते हैं, ठीक है, गर्भाशय पे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या गर्भाशय की प्रक्रिया को बताए, प्रक्रिया तो नहीं आएगा इसमें, गर्भाशय से आप क्या समझते हैं इस पे आएगा, या गर्भाशय किसे कहते हैं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक, इसी तरह का आपका क्वेश्चन आता है। तो हम अब चलते हैं गर्भाशय में, ठीक है, जाइगोट को भ्रूण बनाने। ठीक, यहाँ पे देखिए ये रहा आगे यहाँ पे कि गर्भाशय, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गर्भाशय, ठीक है, कि गर्भाशय, गर्भाशय को बच्चेदानी भी कहा जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं भाई। इसका आकार उल्टी नाशपाती की तरह होता है, ठीक है, गर्भाशय का जो आकार है ना, आप उल्टी नाशपाती देख के इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह का गर्भाशय होगा। ठीक, गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुला होता है। आपने फीमेल ऑर्गन्स में देखा था गर्भाशय ग्रीवा को, ठीक है, और यह योनि के साथ मिलकर जन्मनाल का निर्माण करती है, ठीक है, जन्मनाल यानी वही 3 परत, ठीक, जन्मनाल का निर्माण करती है। और गर्भाशय में 3 स्तर होती है जो मैं बताया था आपको, ठीक है। पहले जो होता है बाहर बेरीमीट्रियम होता है, बेरीमीट्रियम, ठीक, बीच में आपका मायोमेट्रियम होता है, ठीक, बीच वाला मध्य स्तर जो होता है मायोमेट्रियम होता है। लास्ट का जो होता है अंतर स्तर, ये होता है आपका एंडोमेट्रियम। एक इसका ये कार्य होता है, पहले तो ये भ्रूण से भी मतलब चिपका रहता है, उसके बाद यह जो कि जब मतलब फीमेल आवर्त चक्र के दौरान जो होता है ना, ये अस्तर बनती और टूटती रहती है, ठीक, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मदद से ये बनती है, टूटती रहती है, ठीक है। ये लास्ट वाली जो आपकी अस्तर होती है परत, ठीक है। ये रहा गर्भाशय के बारे में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहा, अब तो ये हो गया। आगे देखिए विदलन किसे कहते हैं, विदलन क्या होता है। पहले तो जब ये जाइगोट आएगा भ्रूण में जाएगा, ठीक, तो विदलन की प्रक्रिया होगी। तो विदलन में क्या क्या होगा वो हम देखते हैं। तो विदलन में यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए विदलन, विदलन यानी कि जाइगोट का भ्रूण में बनना, विदलन, उसको देखते हैं हम किस तरह बन रहा है। कि देखिए जाइगोट बनने के बाद इसमें कुछ ही समय में समसूत्री विभाजन हो जाता है, ठीक है। जब समसूत्री विभाजन होगा तो वो जाइगोट अब भ्रूण में बदलेगा। जैसे कि किस तरह होता है समसूत्री, मतलब समान समान, तो 2 में होगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, और 8 से 16 कोशिकाओं का प्रत्येक खंड होगा, जिसे हम ब्लास्टोमेयर्स बनाते हैं, ठीक, ये ब्लास्टोमेयर्स बनाते हैं, और यही घटना विदलन कहलाती है। अब ये ब्लास्टोमेयर्स बन गया यानी भ्रूण बन गया, ठीक है। अब ब्लास्टोमेयर्स में देखते हैं क्या क्या होता है भ्रूण में। अब ये भ्रूण किस तरह फीटर में बन जाता है, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ही बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रहा यहाँ पे देखिए कि ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को मैं बताया था कि आपके जीवन में भी अप्लाई होता है ये चैप्टर, तो इसलिए मैं स्पर्म बनाया, ओवम बनाया, जाइगोट बनाया, भ्रूण बनाया। अब देखिए फीटर किस तरह बनाता हूँ, बेबी किस तरह कंसर्ट होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए हम आ गए हैं इसके आंसर की तरफ, उत्तर की तरफ। यहाँ पे देखिए इसका ये रहा आपका आंसर, ये देखिए। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ स्क्रीनशॉट ही लीजिए और इसके बारे में ही समझिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए ब्लास्टोसिस्ट क्या है। ब्लास्टोसिस्ट में कुछ कोशिकाएं किनारे किनारे लग जाती हैं तथा और कुछ कोशिकाओं का समूह एक जगह एकत्रित हो जाता है। किनारे किनारे लगी कोशिका को ट्रोपोब्लास्ट तथा
एक जगह लगी कोशिका को अंतर कोशिका समूह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या होता है, इसके में भी 3 जनन स्तर होती है। ठीक, अब वह स्तर कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब इन स्तरों में ही आपका क्या होगा, फीटर बनेगा। फीटर बनने के यानी जब बेबी बनेगा तो उसमें आपकी बोन्स, हड्डियां भी बनेंगी, रक्त, ब्लड भी बनेगा, चमड़ा, मांस भी बनेगा, ये होगा। ठीक, दूसरी और तीसरा जो अंदर का एंड्रोमीटियम, एक ऐसे ऑर्गन्स बनेंगे जैसे कि सबसे पहले आपका हार्ट बनता है, हार्ट, हृदय आपका बनता है एक्टोडर्म के माध्यम से। ठीक है, ये अंदर के ऑर्गन्स बनेंगे, हार्ट हो गया, आपका लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, इस तरह जो कि आपके ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, तथा ट्रोपोब्लास्ट की कोशिकाएं गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़कर जब जब फीटर बनेगा तो आपका गर्भाशय की लास्ट एंडोमीट्रियम की दीवार जो जुड़ेगी, जिस रचना से जुड़ेगी, एक नस टाइप होती है जिसे हम अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण करती है। ठीक है, यही जो नसें जब बेबी के प्रेगनेंसी के बाद हम काटते हैं वो अपरा या प्लेसेंटा होता है। ठीक है, बाहर निकालने के बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके आगे हम देखेंगे भाई। आगे देखिए कि ब्लास्टोसिस्ट की कोशिका का ट्रोपोब्लास्ट कोशिका गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसे अंतःरोपण कहलाता है। ठीक है, अंतःरोपण कहलाता है। ये तो हो गया। ठीक, इस तरह फीटर बन गया, लेकिन अब वो फीटर यानी बेबी को किस तरह उसकी प्रक्रिया होती है 9th मंथ तक, वो हम देखते हैं। वो किसके माध्यम से होगी, प्लेसेंटा या अपरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा, जरूर से आएगा। ठीक है, तो अपरा किसे कहते हैं ये भी आपको पता चलेगा, इसके कार्य भी क्या होते हैं ये देख आगे ही आप चलिए, वीडियो में बने हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहा आपका अपरा या प्लेसेंटा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो तथा इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अपरा, अपरा का तो अपरा आपका वही होगा जो बेबी या भ्रूण को किस तरह माता से फीटर को जोड़कर रखता है, तो हम पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अपरा हेडिंग रहेगी, यहाँ पे देखिए ये रहा अपरा। पहले तो हम इसके बारे में देखते हैं, अपरा या प्लेसेंटा के बारे में। भ्रूण गर्भाशय में जिस रचना द्वारा जुड़ा होता है उसे हम अपरा कहते हैं। ठीक, ये हमने ऊपर देखा था कि किस तरह अपरा का निर्माण होता है, तो जो जुड़ता है उसे हम अपरा कहते हैं। अपरा का निर्माण ट्रोपोब्लास्ट की कोशिका द्वारा होता है। ठीक है, ऊपर हमने देखा था। अपरा चारों तरफ एक अस्तर से घिरा होता है, उसे अम्बिलियल कार्ड कहते हैं। ठीक है, अम्बिलियल कार्ड कहते हैं जो चारों तरफ से घिरा रहता है। ठीक, और अब इसके कार्य के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। अपरा का कार्य यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अपरा का कार्य ये है कि अपरा विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपरा, इसलिए बार बार क्वेश्चन में आ जाता है, बोर्ड में एग्जाम में आता है ये। अपरा विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये तो पहला हो गया इसका कार्य। दूसरा कार्य क्या है, अपरा के माध्यम से भ्रूण एवं माता के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड O2 का आदान प्रदान होता है। वाह वाह, ठीक है, ये इसका कार्य हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे बेबी अपना ऑक्सीजन भी लेता है, अपनी पूरी प्रक्रिया को करता है। और यहाँ पे तीसरा कार्य फीटर्स, भ्रूण से फीटर तो बन ही गया, फीटर्स यानी जो ना तो बेबी पूरा होता है ना भ्रूण ही होता है, जो बीच में उसे फीटर एक फीटर की प्रक्रिया भी होती है। ठीक, फीटर में बन रहे अपशिष्ट पदार्थ अपरा के माध्यम से माता की रुधिर में विसरित होता है। अपशिष्ट पदार्थ यानी जैसे कि आपका अपशिष्ट, जैसे कि भोजन वोजन करने के बाद या फिर जिस तरह आपका अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो माता के रुधिर में, जैसे कि बाथरूम वगैरह हो गया वो। और इसका जो है कि एक और कार्य होगा इम्पोर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। और ये लास्ट कार्य इसका वो होता है, माता के शरीर में एंटीबॉडीज अपरा के द्वारा ही भ्रूण में पहुँचता है, जिससे आने वाले रोग जैसे चेचक, खसरा, डिप्थीरियम आदि रोगों का भ्रूण की सुरक्षा होती है। ठीक है, तो ये रहा।
और इनके बीच में इससे एंटीबॉडीज जो है कि माता का एंटीबॉडीज फीटस यानी भ्रूण में पहुंचता है, अपरा के माध्यम से ही पहुंचता है। ठीक है। और एक चीज़ और है कि जैसे इस भ्रूण में जो एम्ब्लियो कार्ड होता है अपरा का और भ्रूण के बीच में एक वो पाया जाता है लिक्विड, जिसे हम क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेस्टिस कहते हैं। ठीक, ये एक एमनियोसेंटेस्टिस लिक्विड होता है। ठीक है। इस लिक्विड के माध्यम से, इस लिक्विड से माध्यम से हम पता कर पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका रहा, ठीक, ये गर्भाशय रहा, ये जो जुड़ा है, ये मतलब जो जुड़ा है ये आपका बेबी हो गया। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका अपरा हो गया। ठीक है। ये जैसे कि अपरा हो गया, ये फीटर हो गया, इसमें देखिए ये एम्ब्लियक कार्ड हो गया, इसमें ये जो होता है ये आपका लिक्विड होता है। इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इससे हम इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकाल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम, तो इससे हम चेक कर पाते हैं कि बेबी जो है, ठीक, बेबी जो है वो स्वस्थ है या फिर आनुवांशिक विकार यानी आनुवांशिक रोगों का शिकार है। इस लिक्विड के माध्यम से हम पता कर पाते हैं। ठीक है। अगर ये होता, अगर ये ना होता तो हम चेक नहीं कर पाते। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये आनुवंशिक विकार से ग्रसित है बेबी, तो क्या करना पड़ता है कि इसका जो है कि एमटीपी हो जाता है, बेबी का एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन पॉइंट, मतलब इसको भ्रूण के अंदर ही मार दिया जाता है। ठीक है। ये हालांकि इलीगल है, ठीक, लेकिन ये इस तरह चेक होता है। ठीक। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि इसका क्या कार्य होता है, तो आपको बस यही बताना है कि आनुवंशिक रोगों के बारे में मतलब ये जान बताता है। ठीक है। जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ आ गया, तो इस तरह आप लिख दीजिएगा अपने शब्दों में। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक। तो ये होता है, लेकिन एमटीपी कराने के लिए भ्रूण को मतलब आपको 12 सप्ताह से पहले ही करा लेना होता है। अगर आप 12 सप्ताह से बाद लेट करेंगे तो बेबी में जो कि हड्डियां बन जाएंगी, बोन्स, जिससे आपके एमटीपी नहीं हो पाती है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका मानव जनन, इस तरह इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा ये। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो आपके जीवन के साथ साथ आपके बोर्ड में भी एग्जाम है कि में भी ये ऐसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका मानव जनन। ठीक है। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। ठीक है। हम अलग से भी वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। कमेंट में राय दीजिए ताकि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे से अपडेट कर पाऊँ। ठीक। और जो हमारा टारगेट है आपका मेरा, यूपी बोर्ड में 95+ आपका नंबर आए। ठीक है। तो चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।